जय हिंद मेरे सभी छात्रों का फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास 12 हिस्ट्री यानी जो आपका इतिहास है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। यह एनसीईआरटी पर आधारित रहेगा। एनसीईआरटी देखिए सभी बोर्डों में चलता है। सभी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरी प्रश्न जो आपके 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एक प्रश्न 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यह सभी बोर्ड के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी आप यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड किसी भी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड किसी भी बोर्ड से आप इच्छुक हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। 10 वर्षों से लगातार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। यह सभी प्रश्न मैं आपको बताऊंगा 10 वर्षों से लगातार आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और 2026 बोर्ड परीक्षा में भी यह प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए उन इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। तो देखिए छात्रों, आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है। देखिए छात्रों, आप इतना बेहतर तरीके से यूट्यूब पर आपको कहाँ मिलेगा। देखिए दोस्तों, मैं क्या किया हूँ, आपके लिए प्रश्न लेकर आया हूँ, प्रश्न के साथ उत्तर, और उसके बाद मैं हाईलाइट भी किया हूँ क्या मेन पॉइंट, क्या जरूरी पॉइंट है। तो प्रश्न पहला पूछा है, हड़प्पा सभ्यता की 2 प्रमुख नगरों के नाम लिखिए। यानी हड़प्पा सभ्यता के 2 प्रमुख नगरों के नाम लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के 2 प्रमुख नगर कौन है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। ठीक है। अब क्यों हम इतना आगे तक, ये तो यहीं तक उत्तर हो गया मानो तो? नहीं, यहाँ नहीं। कम से कम आपको क्या होता है कि वहां पर शब्द सीमा दिया रहता है और नहीं भी दिया रहता है। शब्द सीमा मान लीजिए नहीं दिया रहता है, लेकिन इतिहास में, कक्षा 12 इतिहास में आपको 20 से 25 शब्द कम से कम अति लघुत्तरी प्रश्न में लिखना होता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ 20 शब्द भी लिखेंगे चलेगा, 25 रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन 20 से 25 शब्द आपका होना चाहिए। अब 20 से 25 शब्द क्या होता है तो उसके बारे में देखिए। जैसे मोहनजोदड़ो 1 शब्द की, 2 शब्द खोज, 3 शब्द राखाल दास, 4 शब्द बनर्जी, 5 शब्द। इसी तरह से 20 से 25 शब्द में आपको उत्तर देना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ से आपका प्रश्न हो गया, हड़प्पा सभ्यता की 2 प्रमुख नगरों के नाम लिखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने सन 1921 ईस्वी में किया था। हड़प्पा सभ्यता खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। कब किए थे? सन 1921 ईस्वी में। ठीक। मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने सन 1922 ईस्वी में किया था। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखाल दास बनर्जी। कब किया? सन 1922 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, यह सब क्वेश्चन आप दुनिया का कोई भी एग्जाम दे जिसमें जीएस मतलब आप समझ, जैसे सोशल साइंस पूछा, जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, यह सब क्वेश्चन वहां भी देखने को मिलते हैं हिस्ट्री से। तो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट तो जरूर रहेगा। आप कोई भी कंपटीशन, आईएएस, पीसीएस, पुलिस, दरोगा, कुछ भी आप एग्जाम देंगे, आपके इसी तरह से मैं आपके सभी सब्जेक्टों के बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, दीर्घ उत्तरी सभी प्रश्नों को उत्तर सहित बताऊंगा और आपकी 2026 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराऊंगा। ऑब्जेक्टिव भी बन चुका है वीडियो, आप उसको जाकर देख लीजिए। तो ये था पहला प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। मैं आपके सभी प्रश्नों को शुरू से करा रहा हूँ, बहुविकल्पी से लेकर पूरा दीर्घ उत्तरी तक कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त महान स्नानागार का महत्व लिखिए। यानी मोहनजोदड़ो से जो महान स्नानागार प्राप्त हुआ उसका क्या महत्व। अब स्नानागार क्या होता है? तो स्नानागार मतलब जो हम लोग नहाते हैं, नहानी होता है। तो अब उत्तर इसमें लिखेंगे, यह धार्मिक अनुष्ठानों और सामूहिक स्नान, क्या है? धार्मिक अनुष्ठान और सामूहिक स्नान के लिए प्रयुक्त होता था। मतलब उसके अगल बगल में एक तरह से स्नानगार, स्नानागार को क्या मतलब? धार्मिक अनुष्ठानों और सामूहिक स्नान, यानी सब लोग एक तरह से धार्मिक अनुष्ठान उसको मानते हैं लोग, धार्मिक क्षेत्र है ये हमारा, धर्म से रिलेटेड नहाना धोना। और एक सामूहिक स्नान, यानी सब लोग मिलजुल कर नहाते थे। तो यह इसका महत्व है। तो इसके लिए प्रयुक्त होता था, नहाने के लिए और सामूहिक अनुष्ठानों के रूप में, जो उस समय की उन्नत जल निकासी व्यवस्था को दर्शाता है। जो क्या करता है, जो स्नानागार है, वह क्या करता है? उन्नत मतलब एक बहुत अच्छा जल निकासी प्रणाली, यानी जल निकासी जो व्यवस्था है उसको दर्शाता है। तो आगे और भी आप लिख सकते हैं, अर्थात अर्थात यही मोहनजोदड़ो में जो प्राप्त स्नानागार है उसका महत्व है। ठीक है। या तो आप ऊपर ही थोड़ा से शब्द और भी जोड़ सकते हैं, 2-4 शब्द, कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त
महान स्नानागार का महत्व इस प्रकार है, उसके बाद यहाँ पर आप इतना लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से जैसे उत्तर है तो उत्तर में सबसे पहले मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिए। कैसे उत्तर लिखना? मोहनजोदड़ो से प्राप्त महान स्नानागार का महत्व बस लिखिए छोड़कर इस प्रकार है। उसके बाद लिख दीजिए कि यह धार्मिक अनुष्ठानों और सामूहिक स्नान के लिए प्रयुक्त होता था, जो उस समय की उन्नत जल निकासी व्यवस्था को दर्शाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, प्रश्न तीसरा आपका, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन कौन से? बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य बताना है। तो पहला आर्य सत्य है दुख है। पहला क्या है? दुख है। दूसरा क्या है? दुख का तृष्णा, यानी दुख का कोई ना कोई कारण। दुख का कारण क्या है? तृष्णा बताया जा रहा है। तीसरा है दुख का निवारण संभव है। दुख का निवारण संभव। चौथा क्या है? दुख का निवारण का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। तो अब हमको क्या करना? 20 से 25 शब्दों में लिखना। कैसे लिखेंगे? तो दुख है ना, इसके आगे ऐसे लिखना है कि दुख का, ऐसे लिखना आपको, मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिए। दुख का, इसके आगे लिखेंगे आप, नहीं ऐसे आप लिखिए कि संसार में दुख ही दुख है। क्या लिखेंगे आप? संसार में दुख ही, संसार में दुख ही दुख है। ठीक है, इतना आप लिख दीजिए, हो जाएगा। इसके आगे संसार में दुख ही दुख है, पहले में। ठीक, दूसरे में क्या लिखेंगे आप? दुख का कारण, दुख का कोई ना कोई कारण है। अब ऐसे लिखेंगे आप, जैसे कैसे लिखेंगे आप? दुख का कोई ना कोई, आप ऐसे समझ लीजिए, कारण है। ठीक है, दुख का कोई ना कोई कारण है। ठीक है दोस्तों, तो जो ये दुख है, दुख का कोई ना कोई कारण है। ठीक है, इतना इसके आगे यहाँ पर लिखना, दुख का निवारण संभव है। दुख का कोई ना कोई कारण है। कारण क्या है? जैसे कोई व्यक्ति लालची है, महत्वाकांक्षी है कि मुझे ये कर लेना है, ये कर लेना है, मैं बहुत बड़ा ऐसा बन जाऊँ, तो उसलिए दुखी है कि मैं इनको पा जाऊंगा तो बहुत खुश हो जाऊंगा। तो उस कारण से, किसी न किसी रीजन से व्यक्ति दुखी है। दुख का निवारण संभव है। दुख का निवारण संभव है। हाँ, आगे इसके लिख सकते हैं कि दुख से, क्या लिख सकते हैं आप? दुख से निपटारा, निपटारा पाया जा सकता है, पाया जा सकता है। ठीक है, ऐसे आप बनाकर लिख दीजिए, मैं बोल दे रहा हूं, पाया जा सकता है। अगला है दुख का निवारण। दुख निवारण का मार्ग अष्टांगिक मार्ग। व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग का पालन करके, यानी ऐसे लिख देंगे आप इसी चौथे में, व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, ऐसे आप लिख दीजिए, कोई भी व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग का पालन करके दुखों से मुक्ति पा सकता है। कोई भी व्यक्ति अष्टांगिक अष्टांगिक मार्ग का पालन करके, अष्टांगिक मार्ग का पालन करके, इसको फॉलो करके दुख से मुक्ति पा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा पॉइंट आपको यहाँ पर क्या करना, जोड़ देना, ताकि 20 से 25 शब्द हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4, अजात शत्रु के शासनकाल की दो विशेषताएं लिखिए। यानी जो अजात शत्रु है, इसके शासनकाल की दो विशेषता क्या है? उत्तर में लिखेंगे, अजात शत्रु ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। अजात शत्रु क्या किया था? पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया था। दूसरा, अजात शत्रु ने वैशाली के गणराज्य पर विजय भी प्राप्त की। और दूसरी विशेषता, पहली विशेषता यह पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, दूसरी विशेषता यह वैशाली गणराज्य को जीता। अजातशत्रु हर्यंक वंश का शासक तथा बिंबिसार का पुत्र। अरे अजातशत्रु क्या था? हर्यंक वंश का, हर्यंक या हर्यक भी होता है, हर्यंक वंश का शासक था और बिंबिसार का यह पुत्र था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपके सामने, विजयनगर साम्राज्य के दो संस्थापक कौन थे? यानी विजयनगर की स्थापना किसने किया था? तो उत्तर में लिखेंगे हरिहर और बुक्का। विजयनगर के दो संस्थापक कौन है? हरिहर और बुक्का। ठीक है, अब 20 से 25 शब्द तो आपको पहुंचाना है चाहे जिसे, तो लिखेंगे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया था। ठीक है, यह साम्राज्य 1646 ईस्वी तक चला था और विजयनगर साम्राज्य
1646 ईस्वी तक चला था। इसकी स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने। कब किए थे? 1336 में किए थे। यह साम्राज्य कब तक चला था? 1646 ईस्वी तक चला था, यानी 1336 से 1646 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे शब्द जोड़ लिया जाए तो इसमें कितना, दो दो चार शब्द, 4 2 6 2 8 2 10 शब्द, 10 2 12 2 14 15 16 17 18 19 20 शब्द से ज्यादा ही हो जा रहा है। ठीक है, इस तरह से 20 शब्द या 20 से 25 शब्दों के बीच में आपको आंसर जरूर देना है। ज्यादा भी होगा चल जाएगा, मगर 20 से कम नहीं होना चाहिए, कोशिश करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6, 1857 के विद्रोह के दो प्रमुख कारण लिखिए। यानी 1857 की क्रांति कहें या विद्रोह कहें या क्यों हुआ, इसका कारण लिखिए। तो पहला कारण क्या था? कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग। यानी कारतूस मतलब जो राइफल था, जो बंदूक था, उसमें एक हल्ला उड़ाया गया कि गाय और सुअर की चर्बी मिलाई गई। अब इससे क्यों हुआ विद्रोह? क्योंकि देखिए गाय हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, गौ माता के रूप में माना जाता है। और सुअर को जैसे एक तरह से, अब गाय है तो गाय अगर लग जाएगा तो वो एक तरह से धार्मिक चीज है, मतलब लोग मानते हैं कि ये गौ माता है तो उनको खराब लगता है। इसी तरह से सुअर है तो उनको भी क्या लगता है, कोई मुस्लिम धर्म है तो उनको भी अच्छा नहीं लगता इस तरह से। तो ये क्या हो गया, छुआछूत, बहुत ही गड़बड़ हो गया, ऐसा हल्ला उड़ाया गया, इसलिए 1857 का विद्रोह पहला। दूसरा क्या है? अंग्रेजों की अपमानजनक नीति और सामाजिक हस्तक्षेप। यानी अंग्रेज ऐसी ऐसी नीति लाते थे जिसमें भारतीय बहुत अपमानित होते थे, परेशान होते थे। और उनका सामाजिक हस्तक्षेप, यानी वह समाज में बहुत हस्तक्षेप करते थे कि इस तरह की नीति बनाना, तुमको ये करेंगे, तुमको वो करेंगे, तुमको ये करना है, ये नहीं करना है। तो इस तरह से अंग्रेज ऐसा करते थे, इसलिए 1857 का विद्रोह यह प्रमुख कारण बन गया। अब थोड़ा सा और जान लीजिए, 1857 के क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ नामक स्थान से हुआ था। अब पूछेगा प्रश्न कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 10 मई 1857 को। कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ नामक जिला में हुआ था। ठीक है, जिला या स्थान आप कह लीजिए। देखिए दोस्तों, यह सब क्वेश्चन आप कोई भी एग्जाम देंगे आगे चलकर, आईएएस, पीसीएस, टीचर, रेलवे, पुलिस, दरोगा, एसआई, आर्मी, कोई भी क्षेत्र में आप जाएंगे, नेवी, तो आपको इन सभी क्वेश्चन को आपको तैयार रहेगा यहाँ से। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 7वां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ और कब हुआ? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? उत्तर लिखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक ए ओ ह्यूम को माना जाता है। ए ओ ह्यूम क्या है, मतलब मैं ए ओ नहीं लिखा हूं, फिर भी आप समझ लीजिए ए ओ ह्यूम। यानी अब देख लीजिए फिर से एक बार उत्तर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक ह्यूम को माना जाता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब कहाँ हुई थी? मुंबई में हुआ। कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ। और इसके संस्थापक या इसके संस्थापक कौन है? तो ह्यूम है। कौन है? ह्यूम है। ठीक है, और इसका एक अध्यक्ष भी बनाया गया था व्योमेश चंद्र बनर्जी को। ठीक है, तो इसका आपका यही आपका राइट उत्तर हो जाएगा। और बहुत ही इसमें आपको जब भी आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर पक्का मिलेगा, कोई भी इसको काट नहीं सकता है, एक भी नंबर आपका। ठीक है, पूरा पूरा नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। 8वां प्रश्न पूछा, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। असहयोग आंदोलन के शुरुआत असहयोग आंदोलन का शुरुआत भी आप कर सकते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में हुआ था और फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के कारण इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। ठीक है दोस्तों, तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। असहयोग आंदोलन का शुरुआत 1920 ईस्वी में हुआ था और फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा घटना के कारण
इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। तो यही था आपका असहयोग आंदोलन। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? उत्तर में लिखेंगे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इस संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इस संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, आप उम्मीद करता हूँ कि समझ चुके होंगे। तो पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946, दूसरा 11 दिसंबर 1946, तीसरा 13 दिसंबर 1946। ये एक्स्ट्रा जानकारी है, आप इसको जान लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ, यानी संविधान के बारे में बताना है। उत्तर में लिखेंगे भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इस संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस संविधान का निर्माता जनक पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। इस संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। इस संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। लेकिन वर्तमान में जो अनुच्छेद है यह 465 प्लस हो चुका है, 465 से ज़्यादा। और जो अनुच्छेद है यह टोटल कितना हो चुका है? अनुच्छेद तो 465 हो चुका है। जो 8 अनुसूचियां थी यह आपका 12 हो चुका है। जो 22 भाग है यह आपका 25 हो चुका है वर्तमान में। ठीक है, लेकिन मूल संविधान की बात की जाए तो 395, 8 और 22 ही शामिल है। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से फायदा क्या होगा? अब इस क्वेश्चन से फायदा यह है कि जब आप अति लघुत्तरी क्वेश्चन को जान गए तो इसके नीचे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे, जैसे भारतीय संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 यहाँ से हो गया। इसके निर्माता अंबेडकर, कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष। कितने महीने? 18 दिन। कितने माह? 11 माह। कितने दिन? 18 दिन। कितना अनुच्छेद? 395। कितने अनुसूचियां? 8। कितने भाग? 22। अब वही वर्तमान की बात कीजिए, वर्तमान में आपको बताया 465, 12 और भाग 25 हो चुके हैं। ठीक है, तो पहला तो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। और दूसरा, इतिहास में 10 नंबर का डेट आता है, ऐतिहासिक तिथियां। अब जैसे मान लीजिए दे दिया 26 जनवरी 1950, आपको आगे क्या लिखना है? भारतीय संविधान लागू हुआ। ठीक है, इस तरह से दे देगा तो डेट से संबंधित, यानी 10 नंबर बहुविकल्पी कंप्लीट होता है, 10 नंबर डेट कंप्लीट होता है। और अति लघुत्तरी आपका भी 10 नंबर का भी पूछा जाता है। तो अति लघुत्तरी भी 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कितना हो गया? मैं यूपी बोर्ड के लिए बेसिकली बता रहा हूँ। यूपी बोर्ड के लिए 10 अति लघुत्तरी, 5 अति लघुत्तरी क्वेश्चन 10 नंबर का, 10 बहुविकल्पी, 10 डेट। तो टोटल 30 नंबर यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाता है। 2-2 नंबर के 2 गुणे 5 बराबर 10 नंबर के क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और अब देखिए आपका, अब लघु उत्तरी में जैसे 50 शब्द में उत्तर देना होता है तो 25 तो यहाँ हो गया, 25 और आप जोड़ देंगे, इसी में हो जाएगा। दीर्घ उत्तरी में जाएंगे फिर भी यही सबसे आपको टॉपिक सवाल उठाना है। मतलब आपका पूरा पेपर यहाँ से आपका लाभदायक है, यहाँ से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों, वीडियो को सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। हम आपके सभी सब्जेक्टों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का तैयारी कराऊंगा ताकि आप 2026 बोर्ड परीक्षा में टॉपर बन सके। ठीक है दोस्तों, आप मन लगाकर मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। हर चीज़ जीवन में करना चाहिए लेकिन पढ़ाई को जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब हम हर तरफ से ठोकर खाते हैं तो हमको कोई जीवन में ऊपर उठाता है, कोई सिखाता है, कोई आगे बढ़ाता है। वह एक सबसे अच्छा रास्ता क्या होता है? शिक्षा होता है, पढ़ाई होता है। इसलिए मन लगाकर तैयारी कीजिए। हम आपके सभी सब्जेक्टों को समझाकर महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आऊँगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न के लघु उत्तरी प्रश्न के साथ, जो 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आज के लिए बस इतना ही।
जय हिंद, जय भारत।